फ्रेंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले 1 नवंबर 2022 को डिस्कस करने वाले। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सीडीएस यू नो वेरी वेल। अभी जो है सेकंड नंबर के सीडीएस को चूज किया गया, दैट इज नथिंग बट अनिल चौहान। फर्स्ट कौन थे? तो बिपिन रावत हुआ करते थे। लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द चीफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, मतलब ये जो पर्सनैलिटी है या फिर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को। नंबर थर्ड, सीडीएस इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रोवाइड डायरेक्टिव टू 3 चीफ, मतलब जो भी 3 चीफ्स होते हैं, जैसे आर्मी के हो गया, नेवी के हो गया और एयरफोर्स के हो गया, तो उनको डायरेक्शन करने का ये काम करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही? तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल मिलिट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट उसको हेड करते हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो आर्म्ड फोर्सेस से लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं बेसिकली। लेट्स सी अबाउट द थिंग। ही द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र, मतलब जो भी हमारी 3 आर्मीज़ हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उनको जो है कमांड करने का काम करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और ये जो है सजेस्ट किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा। CDS oversee and coordinate the working of the 3 services, that is nothing but आर्मी, नेवल एंड और एयरफोर्स। एज लिमिट जो है यहाँ पे कोई अपर लिमिट जो है 65 ईयर रखी गई, ऐसा कोई नहीं है। कल मैंने आपको CIC के बारे में बताया था, CCI सॉरी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जो अपर लिमिट थी वो 5 साल या फिर 70 साल थी। या तो 5 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 70 साल कंप्लीट हो जाए, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वही उनकी लिमिट मान ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितनी? 65 ईयर। ही विल फंक्शन एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी। ठीक है। CDS विल बी मेंबर ऑफ द डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल ऑल्सो एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं आर्म्ड फोर्सेज के, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है मिलिट्री चीफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। एक बार मैं से रिवाइज करवा दे रही हूँ। देखो, जो CDS है, इनकी जो रिकमेंडेशन दिया था वो कारगिल कमेटी के द्वारा दिया गया था, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में इस पोस्ट को बनाया गया था। जो फर्स्ट CDS थे वो बिपिन रावत सर हुआ करते थे, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं 3 सर्विसेज। इनके काम जो मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी 3 सर्विसेज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ओके। और इनकी जो अपर एज लिमिट होती है वो 65 ईयर होती है, और ये चीफ ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको हेड करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते? नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसको हेड करते हैं। किसको? मिलिट्री अफेयर के डिपार्टमेंट को। मिलिट्री अफेयर के डिपार्टमेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50 ऑफ द, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जस्ट अ सेकंड में बता दे रही हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़े से इसके किस तरीके से अमेंड करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। हम किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं, इसका जिक्र जो है पार्ट 20 के अंदर दिया गया और आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। और आर्टिकल जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चेंज होना है, मतलब किसके पास ये पावर है, उससे रिलेट करता है। और केशवानंद भारती केस के द्वारा इस पूरी जजमेंट को अपहोल्ड किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं माना जाएगा एज पर आर्टिकल 368, राइट। दो these are the constitutional changes but these are not deemed to be a constitutional changes as per the article 368। आर्टिकल 368 में जो चेंज करने का क्राइटेरिया है वो हाफ ऑफ सिंपल मेजोरिटी का बता दिया, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, डेट नथिंग बट 2/3 मेजोरिटी, जिसमें हम फंडामेंटल राइट, DPSP, अगर कुछ भी चेंज करना हो तो 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ हम चेंज करते हैं। उसके साथ आता है कि जो स्पेशल मेजोरिटी अलोंग विद द हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफाइड, तो उसके कुछ ही प्रिंसिपल हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। अब वो कौन कौन से आर्टिकल है जो इस तरीके के जुरिडिक्शन में आते हैं? फॉर एग्जांपल आर्टिकल 74 भी है, आर्टिकल 163 है। और अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी चेंज करना है तो वो वहाँ पे रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। अगर हम हाई कोर्ट के कंपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के सीट वगैरह के बारे में चेंज करते हैं तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे भी हाफ ऑफ द स्टेट आर रेटिफाइड। और जब हम 7th शेड्यूल की कोई भी लिस्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी चेंज, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट के साथ रेटिफिकेशन करवाना पड़ता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन वेयर द हाफ ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो बी गेटिंग इन्वॉल्व। ओके। और लेजिस्लेचर में जब हम पार्ट 11 की बात करते हैं चैप्टर 1 में,
पार्ट 11 चैप्टर 1 जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 251 से लेके 263 तक मेंशन किया गया, जिसमें इंटर स्टेट वगैरह सारे प्रोविजंस आते हैं। बेसिकली लेजिस्लेटिव प्रोविज़न आते हैं किस तरीके का जो स्टेट है और सेंटर है रिलेशन रहने वाला है। एनीवे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड एट that the majority of the provision of the constitution need to be amended by a special majority। नहीं, स्पेशल मेजोरिटी ठीक है, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट आर रेटिफाइड नहीं। इसमें 3, 4, 5 ही आर्टिकल है जो मैंने अभी बताया, वहीं पे ही जो है हाफ ऑफ द स्टेट गेट रेटिफाइड। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी इज नॉट डीम्ड। यस, मैंने बताया जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है उसको डीम्ड नहीं माना जाता है। एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है बेसिकली। तो बी स्टेटमेंट इज राइट बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। तो इसका मैंने रीजन भी आपको यहाँ पे बता दिया। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट need not be a constitutional amendment। The majority of the provisions of the constitution are amended by the special majority of the parliament। अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें वो कहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल मेजोरिटी जब हम स्टेट काउंसिल की बात करते हैं, स्टेट काउंसिल को अगर हमें मतलब किसी स्टेट में रखना है, नहीं, वो पार्लियामेंट के पास पावर होती है। सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सिंपल मेजोरिटी में आ जाता है। अगर हम लैंग्वेज का चेंज करने की बात करते हैं, लैंग्वेज वगैरह को चेंज करने की बात करते हैं तो वो भी सिंपल मेजोरिटी में आ जाता है। अगर हम कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि किसी स्टेट का नेम वगैरह चेंज करना हो तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। और तो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट आर पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ानी है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। चलो कल वो लेकर आएंगे जो भी स्क्रीनशॉट है उस पेज का जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं उन आर्टिकल्स को। एनीवे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP स्टेट पॉलिसी वर इंक्लूडेड टू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो आपको बताना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कौन सा प्रोविज़न है जो DPSP में ऐड हुआ था। शायद ही मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिकल, पहली बात तो DPSP के बारे में बात करते हैं। DPSP जो है पार्ट 4 के अंदर रखा गया है और इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए। फॉर एग्जांपल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब हमने 43B को ऐड किया था। फिर आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब हमने आर्टिकल 45 में चेंज किया गया था, जहाँ पे गार्जियन को बोला गया था कि आप अगर आपके बच्चे 0 से लेकर 6 ईयर के एज में तो यू कैन मतलब उनको आप स्कूल में भेजना। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। उसी के साथ फॉर एग्जांपल अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो वो कौन कौन सा है। फॉर एग्जांपल 43A जहाँ पे मैनेजमेंट है वो माइनॉरिटी भी होल्ड करेगा, उसके मैनेजमेंट की मतलब इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 48A जहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और आर्टिकल 39A भी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। 39A भी जो 39A और 39A ओनली ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया। मतलब हमारे 4th कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है जो DPSP में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ चेंज किया गया था। अदर देन दिस जो लोकसभा का टाइम पीरियड है वो 1 साल तक बढ़ाने की बात भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट में की गई थी, लेकिन 44th में इसको नल एंड वाइड कर दिया गया था। एनीवे, लेट्स सी अबाउट द थिंग देयर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक बार DPSP के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले हम जितने पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। देखो, पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया एंड पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरी के स्पेसिफाइड किया गया। 9th में पंचायत, 9th B में म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है। 10th में शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है। 11th में यूनियन एंड स्टेट। इसको अगर हमें चेंज प्रोविज़न करना है तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट किया जाता है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आर्टिकल 245 से लेकर 263 है। पार्ट 12 में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड 264 से लेकर 300A है। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19 क्लोज 1F में दिया है उसको हमने शिफ्ट कर दिया था 300A में, राइट। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की जाती है। पार्ट 14 में जो है सर्विसेज, जो अब सिविल सर्विसेज वगैरह है उस पार्ट 14 में रखा है। 14A में ट्रिब्यूनल है। 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया। 16 में स्पेशल प्रोविज़न जो सर्टेन क्लासेस को जो लोकसभा वगैरह में जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन की बात की जाती है वो पार्ट 16 में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 351। 243 बोलते हैं कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है और आर्टिकल 348 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश मेंशन की गई है। और अभी अच्छा चल छोड़िए, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए जो आर्टिकल 250 से लेकर 360 तक मेंशन किया गया। 19 में मिसलेनियस है। 20 में किस तरीके से हमें अमेंडमेंट करना है जो आर्टिकल 368 बेसिकली यहाँ पे मेंशन है। 21 में टेम्पररी प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन। और 22 में
स्टेट द कमेंसमेंट अथॉरिटी, जो टेक्स्ट है हिंदी वगैरह कुछ जो आर्टिकल वगैरह रिपील किए गए थे उसके बारे में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं डीपीएसपी को हमने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया, जो फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 एंड 47 ए आर द प्रिंसिपल दैट आर रिलेटेड द सोशलिस्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। गांधीयन की बात करें तो 40, 43, 43B, 46 एंड 47, 48, 46, 47, 48, राइट। लिबरल प्रिंसिपल की बात करें तो 44 से स्टार्ट होते हैं, 44, 43, 44, 45, 46 जो गांधीयन में आ जाता है, 47 भी गांधीयन में आता है, 48 यहाँ पे लिबरल में भी है, 48A जो हमें प्रोटेक्शन की बात करता है हमारे वाइल्ड लाइफ को, 49 जो है जो भी हमारी धरोहर है जैसे हमारे मोन्यूमेंट्स है उसको बचाने की बात करते हैं, 50 जो है जुडिशरी का एग्जेक्टिव से अलग घाव की बात करता है, और 51A जो है इंटरनेशनल पीस के बारे में मेंशन करता है। एक बार और देख ले रहे हैं डीपीएसपी कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 36 जो है डिफाइन करता है स्टेट को, 37 जो है एप्लीकेशन द स्टेट प्रिंसिपल कंटेंट इन द पार्ट, आर्टिकल 38 जो है सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, 39 जो है सर्टेन प्रिंसिपल दैट शुड बी फॉलोड बाय द स्टेट, 39A जो इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड की बात करते हैं, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। 40th की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको इंप्लीमेंट किया गया है। 41A जो राइट टू वर्क की बात करते हैं, 42 जो है ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, और मैटरनिटी लीव जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए फीमेल को, इसके बारे में बात की जाती है। 42 की बात बहुत आ दिया। 43 लिविंग वेजेस में, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, 44A यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 जो है अर्ली चाइल्ड एंड एजुकेशन टू द एज ऑफ 0 to 6 ईयर, 46 जो है SC/ST के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। 15 क्लोज 4 की जब हम बात करते हैं तो जो रिजर्वेशन देता है या फिर पार्लियामेंट को इम्पार करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि वो सर्टेन क्लासेस के बारे में जो कौन से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उससे रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है। लेकिन 46 में मेंशन किया गया कि SC/ST के इकोनॉमिक और एजुकेशन इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस लेकर आए जा सकते हैं, ये डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। 47 की बात करते हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को हमें रेज करना है, और 48 जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को हमें प्रिजर्व या फिर इसको प्रमोट करना है। 48 में इंप्रूवमेंट करना है इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको ऐड किया गया था। 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव, और जो सेपरेशन के जनक किसको कहा जाता है तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इतना याद रखना। एनीवे let's see about the first statement there. Which of the following state policy 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किए गए थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड है। फॉर एग्जांपल टू प्रोटेक्ट द इक्वल जस्टिस जो आपके 39A में मेंशन किया गया, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो 43A में मेंशन किया गया है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दैट आर गिवन इन आर्टिकल 49, तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड नहीं किया गया था। बेसिकली इट इज़ मतलब जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है उसमें मेंशन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 4 न्यू डीपीएसपी को ऐड किया गया। फॉर एग्जाम्पल टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 मतलब चाइल्ड से रिलेटेड है। 39A की बात करते हैं टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, इसको जो है एक्ट के थ्रू 1987 में अडॉप्ट किया गया था। 14 जैसे आपने नाल्स एक्ट सुना होगा। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A में मेंशन, 43 में कोऑपरेटिव के बारे में मेंशन किया गया जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल 2011 में ऐड किया गया था। टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट जो 48A में मेंशन किया गया, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। सी जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये केशवानंद भारती से रिलेटेड है, और 3 केसेस से याद रखना। शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 जहाँ पे 3 अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फर्स्ट ही अमेंडमेंट था। सेकंड केस आता है गोपालन केस जहाँ पे पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, ये पावर को छीन लिया गया था। फिर आता है केशवानंद भारती केस, और गोपालन केस के बाद जो है पार्लियामेंट रिएक्ट कर दिया थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेर इट गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड केशवानंद भारती केस के द्वारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया गया था। तो उसी जब ये केशवानंद भारती केस से ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविज़न आता है, और ये कब आता है 24 अप्रैल 1971। इसके बाद जितने भी केसेज है उसमें जुडिशियल रिव्यू और हो सकता है, इसी केस के बाद ये हुआ है। एनीवे
Which of the following are the provision of the Indian Constitution that are part of the basic structure? Second and third. Free and fair election, freedom of dignity and individual, harmony between the state and the union and the state. That is not the part of the basic structure, but yes, that is the part. free and fair election जो आर्टिकल 19 के थ्रू बोला गया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और याद रखिए केस टू केस वेरी करता रहता है, जुडिशरी अपना निर्णय बदल भी सकती है और बेसिक स्ट्रक्चर वही डिफाइन करते हैं। कौन करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो है फेडरलिज्म सेकुलरिज्म, वो SR बोमई केस के थ्रू आया था और इमरजेंसी से रिलेटेड है। यू कैन सी कि क्या क्या पार्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आर्टिकल 41, आर्टिकल 21, that are the part and the basic parcel of the basic constitution, so they cannot be changed in any form, right? Let's see the next question. अगला जो क्वेश्चन है, द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल, अच्छा राइट टू वर्क, मैंने बताया था आर्टिकल 43A में राइट टू वर्क, सॉरी आर्टिकल 42 में जो है राइट टू वर्क के बारे में मेंशन, 41 में राइट टू वर्क के बारे में मेंशन किया गया और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए MG नरेगा स्कीम को लेकर आया गया, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा MG नरेगा की जब बात करते हैं तो 100 डेज़ का इम्प्लीमेंट यहाँ पे देना पड़ता है और जब आपने और उसी एरिया में उसी पंचायत के अंदर आपको ये काम मिलता है। ये रूरल एरिया की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है। और अगर आपको 15 डेज़ के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट जो भत्ता होता है वो भी आप मांग सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है। एनीवे, द लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस वेज एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है रूरल इंडिया के अंदर, ताकि और जो स्किल होती है, मतलब जो स्किल बेस होता है इंडिविजुअल को जो इसमें पार्टिसिपेट करता है उसका जो स्किल बेस है बहुत लो होना चाहिए। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हरित आयकर एक इनिशिएटिव है, तो याद रखिएगा CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ये एक इनिशिएटिव है। हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स आयकर इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द CBDT। ऑब्जेक्टिव है ग्रीन कवर को बढ़ाना। फर्दर द डिपार्टमेंट वुड कंटिन्यू टू वेलकम डिग्नेटरी एट इवेंट, मतलब इवेंट या प्रोग्राम सिम्पोजियम वगैरह ये कंडक्ट कराएंगे ताकि अवेयरनेस भी हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट की जा सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मियाकी टेक्निक, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये अलाउ करता है डेंस फॉरेस्ट कंपेयर नेटिव ट्री। सी ये एक जापानीज़ तरीका है, ये जनरली अर्बन एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता है कि छोटी सी एरिया के अंदर जो नेटिव जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है और जो नेटिव होते हैं, क्योंकि नेटिव है इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो पाती है ना, तो इस वजह से इस टेक्निक को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसमें डेंस फॉरेस्ट को उगाने की कोशिश की जाती है। और यस ये एक अर्बन एरिया की स्कीम है और जो जापानीज़ सिस्टम इसको ज़्यादा लागू करते हुए चलता है। मियाकी टेक्निक अलाउ द ग्रोइंग ऑफ डेंस फॉरेस्ट कंपेयरिंग ऑफ नेटिव ट्री, यस ऑन अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा लैंड होती ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन मियाकी टेक्निक द ट्री ग्रोथ इज स्लोअर, नहीं ट्री ग्रोथ जो है ज़्यादा फास्टर होती है, इसी वजह से थोड़े टाइम पीरियड में पूरा डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दे हेल्प लोअर टेम्परेचर इन अर्बन हीट आइलैंड, रिड्यूस एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, दैट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आ रही यहाँ पे करेक्ट है। मियाकी मॉडल जो है ग्रीन कवर का एक मॉडल है अर्बन एरिया में या फिर आप रूरल एरिया में भी कह सकते हैं। नेटिव ट्रीज़ को यहाँ पे उगाया जाता है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं, तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट उसको मॉडरेट करते हुए चलता है। दे हेल्प लोअर टेम्परेचर टू कंक्रीट हीट आइलैंड, रिड्यूस एयर, तो ये इसके बेनिफिट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। सी इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। ये एक सिस्टम होता है जो 2011 में लॉन्च किया गया था। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये जो है कोलेट्रल के तरीके से यूज़ किया जाता है। कोलेट्रल किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर ने जो भी उसका प्रोड्यूस है वो मंडी के अंदर बेच दिया, उसके बदौलत जो APMC है उसको एक रिसिप्ट देती है, वही जो है कोलेट्रल के तरीके से यूज़ हो जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिकल नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट उसका नाम दिया जाता है। कब लॉन्च किया गया? 2011 के अंदर, ठीक है। और इसको कौन रेगुलेट करके चलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है पूरा का पूरा जो एंटायर ऑपरेशन होता है। आई अगेन रिपीट, लॉन्च ऑन 2011, कोलेट्रल दिया जाता है, इसके बेसिस पे जो है इनपुट जो फार्मर है या पैसे वगैरह उठा सकता है, बैंक पे जा सकता है उस सेक्टर, मतलब इस ये कोलेट्रल माना जाएगा, इतना याद रखना। और इसको रेगुलेट कौन करता है? वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो अब देखते हैं इसकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बारे में। लेट्स सी, द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट NWR सिस्टम वाज लॉन्च इन 2011, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस विदाउट लिविंग अ डिलीवर टू इट, यस फिजिकली यहाँ पे डिलीवर नहीं किया जाता है, जिस रिसिप्ट दे ली जाती है और वो जो सामान है वो गोदाम में पड़ा रहता है। इसके और इस रिसिप्ट को अगर बैंक अगर ड्यू डेट हो जाती है तो उसको बेच भी सकता है, लेकिन किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, है ना।
सेकेंड, ENWR आर इशूड इन नेगोशिएबल फॉर्म मेकिंग दैम एलिजिबल एज कोएट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मतलब ये नेगोशिएबल फॉर्म में होता है, मतलब इट मीन्स ज़रूरी नहीं है जो सामान वेयर हाउस में पड़ा वो बिक ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कोलेट्रल होता है उसकी कीमत कम आकी जाती है, नेगोशिएबल होता है बेसिकली, है ना। नंबर थर्ड, द RBI ऑफ इंडिया रेगुलेटेड, नहीं RBI नहीं इसको रेगुलेट करता है, बल्कि वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इसको रेगुलेट करके हुई चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वल्चर। वल्चर जो है पारसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पारसी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कल्चरल प्रैक्टिस है, जहाँ पे जो डेड हो जाता है उस वल्चर के सामने रख दिया जाता है। ओके, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ डिक्नोफ्लैक। डिक्नोफ्लैक एक दवाई सी होती है जिससे जो ड्रग है बेसिकली, जो भैंसों वगैरह को दी जाती है ताकि वो अच्छे से दूध दे पाए, है ना। जब ये कारकेज को खाते हैं तो उनके अंदर ये चली जाती है और इनकी जो नेक होती है वो टूट सी जाती है ना। इसको दूसरी नाम से भी जाना जाता है डिजीज, और ये हमारी कंट्री में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसकी कई सारी प्रजाति पाई जाती है। ओके, और इसको जो है 2020 से लेकर 2025 तक प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया था। ओके, एनीवे, अब जानते हैं वल्चर आर नॉट ओनली कीप आवर इन्वायरमेंट फ्री ऑफ कारकेसेस, यस क्योंकि कारकेसेस खाते हैं, बट हेल्प कंट्रोल डिजीज आउटर ब्रेक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड अगर हम देखें इसका जो पॉइंट है, द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर इज दैट ऑफ डिक्नोफ्लैक ड्रग, जो भैंसों वगैरह को दी जाती है, और भैंसों वगैरह जब बढ़ जाती है और जब उनके सामने वल्चर पड़ा होता है, वल्चर खा लेता है उनको, तो उनको ये अंदर डिक्नोफ्लैक चला जाता है, दैट इज करेक्ट। ऑल स्टेट इन द इंडिया हैव टू वल्चर ब्रीडिंग सेंटर अंडर द एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन फॉर 20 to 25। नहीं, हर एक स्टेट को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि जहाँ पे पॉपुलेशन वल्चर की पाई जाती है वहाँ पे है। वल्चर नॉट ओनली कीप आवर एनवायरमेंट कारकेस, बट जो डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है उसको भी प्रिजर्व करके चलता है। इंडिया हैज़ 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर, मैनी आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब 9 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है, जिसमें से कई सारी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन द वल्चर पॉपुलेशन इज द यूज ऑफ द ड्रग डिक्नोफ्लैक विच रिलीव्स कैटल ऑफ पेन इन टॉक्सिक वल्चर इज ओके। इंडिया बैन डिक्नोफ्लैक फॉर वेटरनरी यूज इन 2006 में इसको बैन किया गया था। 5 स्टेट के अंदर जो है वल्चर ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, ठीक है। इतना याद रखोगे आपको गई इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटी डे। यू नो वेरी वेल, वर्ल्ड सिटी डे हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन क्या ये ऑब्जर्व करते हैं? डेट इज़ करेक्ट। सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस फॉर द हेल्ड इन टू, मतलब सबसे पहले इसको 2014 में बनाना स्टार्ट किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के द्वारा अकॉर्डिंग विद ईच अदर सिलेक्टेड होस्ट सिटी। तो आपको तो कौन सा यहाँ पे सही है? नहीं, सिर्फ फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिज़ाइन करता है 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे, एंड इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2014, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरेस्ट इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन। जो भी हमारे सामने अर्बन की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हो गया, स्लम्स लाइक सिचुएशन होगी, और अनहाइजेनिसिटी पाई जाती है समय, उन सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाती है। चैलेंज जो भी हमारे सामने अर्बन से है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, एक प्लान निकाला जाता है, और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट 2014 में लॉन्च किया गया था एम्फसाइज करने के लिए वर्ल्ड अर्बन चैलेंज एंड इंगेज इंटरनेशनल कम्युनिटी टुवर्ड द न्यू अर्बन एजेंडा। वर्ल्ड सिटी ब्रिंग अर्बन अक्टूबर टू एन एंड ओके ईच ईयर। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है इन द यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। मतलब हम ये ह्यूमन सेटलमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, और ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1978 में एज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, जो 1976 में हुई थी। और 1978 में याद रखिएगा 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया के अंदर है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलो 2 नवंबर का भी हम यहाँ पे डिस्कस, हाँ